अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोलीं और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की क़ुव्वतें और भी ज़ईफ़ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होश व हवास शल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान की तरफ बग़ैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज़ रोशनी उसके वजूद के रग व रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उसे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थीं। इससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा, मगर सकीना ने चिल्ला कर कहा, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ता में जब गाड़ी रोकी गई थी और बुलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो सकीना को वो उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की ज़रूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद जब होश व हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रज़ाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में आप उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रख कर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचाया। 10 रोज़ गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज़ वो उसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हरट्टा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वो बदकी और भागना शुरू कर दिया। रज़ाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उसे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई। उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज़ाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बास वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी।
کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہا، لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا، جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لاری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا۔ لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا، اور لاری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں۔ سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر گھڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفعتاً روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تیل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے جس کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے ازار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔